इस ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीज ब्लैक होल। रहस्यमयी क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड के वो चीजें हैं जो हमारे भौतिकी को तोड़ देता है। ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी रोशनी यानी लाइट को भी वापस नहीं जाने देती है और इसे हम देख भी नहीं सकते। ब्लैक होल जो समय को भी धीमा कर देता है। ब्लैक होल जो स्पेस टाइम फैब्रिक में छेद करता है। आखिर क्या है ये ब्लैक होल और क्या होता है इसके अंदर? क्या हमने आज तक किसी ब्लैक होल को डायरेक्टली देखा है? इसका जवाब जानकर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि आज तक हम किसी भी ब्लैक होल को डायरेक्टली टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख पाए हैं। तो क्या ये ब्लैक होल कुछ नहीं बस एक झूठ है? आखिर क्या है ये ब्लैक होल? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। असल में ब्लैक होल क्या है? इसे कोई देख नहीं सकता। पर क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को देखने के लिए रोशनी का उससे टकराकर हमारी आंखों में आना जरूरी है। अगर रोशनी उससे टकराकर हमारे आंखों में ना आए तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, जब आप किसी डार्क रूम के अंदर होगे जहां पूरी तरह अंधेरा हो, तो आपको उस रूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां लाइट ऑब्जेक्ट से टकराकर आपकी आंखों में नहीं जा रही है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि लाइट को भी खुद से बाहर नहीं जाने देती। इस कारण लाइट ब्लैक होल से टकराकर हम तक आ ही नहीं पाती है और इसी रीजन से ब्लैक होल हमें नहीं दिखता। बस केवल दिखता है तो ये काला हिस्सा जो कि ब्लैक होल की बाउंड्री है, जिसके बाद इससे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। परंतु यहाँ एक सवाल आता है कि जब हम ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते तो फिर हमने कैसे इसकी खोज की? और ये जो ब्लैक होल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमें कैसे पता चला कि ब्लैक होल ऐसे दिखते होंगे? 27 नवंबर 1783 को ब्लैक होल के आइडिया को सबसे पहले सामने लाया गया था और इस आइडिया को पेश करने वाले थे जॉन मिशेल। जॉन मिशेल ही वो पहले व्यक्ति थे जिनके दिमाग में सबसे पहले ब्लैक होल्स का आइडिया आया था। उन्होंने इनका नाम रखा था डार्क स्टार्स। न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके अनुसार न्यूटन ने यह कहा था कि लाइट असल में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक सीधी लाइन में चलती है। मिशेल ने यह सोचा कि स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये लाइट के पार्टिकल्स धीमे हो जाते होंगे और इन पार्टिकल्स की गति को मापकर हम तारे के मास को माप सकते हैं। इससे मिशेल के मन में एक सवाल उठा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी तारे का ग्रेविटेशनल पुल इतना अधिक हो कि इसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो तारे की रोशनी बाहर आ ही नहीं पाएगी और तारा हमारे लिए अदृश्य हो जाएगा। उन्होंने अपने कैलकुलेशन से ये पाया कि ऐसा संभव हो सकता है अगर तारा आकार में हमारे सूरज से 500 गुना बड़ा हो। तो ये सिद्धांत तो गलत थी, लेकिन मिशेल का दिया गया डार्क स्टार्स का कॉन्सेप्ट वाकई में सच है। ब्लैक होल्स ऐसे ही डार्क स्टार्स हैं जिसकी एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी अधिक होती है। इसके बाद साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में यह सिद्ध किया कि ग्रेविटी लाइट के मोशन में प्रभाव डालता है, यानी लाइट के पार्टिकल्स ग्रेविटी के कारण धीमी हो जाती है। आइंस्टाइन के इस इक्वेशन के सामने आने के कुछ महीनों बाद ही जर्मन भौतिक शास्त्री कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, जो आइंस्टाइन के इक्वेशन की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपने कैलकुलेशन से यह पाया कि अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसकी ग्रेविटी लाइट को अपने से बाहर जाने नहीं देगी। परंतु उस ऑब्जेक्ट को देख पाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। वैज्ञानिकों के लिए यह ऑब्जेक्ट अब भी महज एक कल्पना ही थी, क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा होना शायद संभव नहीं है। इसके बाद कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड, हेनरिक लॉरेंट्ज, आर्थर एडिंगटन और भी कई वैज्ञानिकों ने समय के साथ साथ आइंस्टाइन के इक्वेशन पर पढ़ाई की और अपने निकाले गए हल के अनुसार ब्लैक होल को डिस्क्राइब किया। लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए ब्लैक होल शब्द का उपयोग अब भी नहीं किया गया था। साल 1931 में एक इंडो अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत की मदद से कैलकुलेशंस के जरिए एक वैल्यू को सामने रखा, जिसे आज हम कहते हैं चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट किसी भी स्टेबल व्हाइट ड्वार्फ का अधिकतम द्रव्यमान है, यानी कोई भी स्टार अपने अंत के बाद एक व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, इसकी भी सीमाएं हैं। चंद्रशेखर ने दिखाया कि कोई भी व्हाइट ड्वार्फ 1.4 सोलर मैसेस, यानी हमारे सूरज के द्रव्यमान का 1.4 गुना से ज्यादा नहीं हो सकता। द्रव्यमान इससे अधिक होने पर तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ स्टेबल नहीं रह पाएगा और या तो ये एक न्यूट्रॉन स्टार या एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। लेकिन उस वक्त वैज्ञानिकों ने चंद्रशेखर के इस सिद्धांत को ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद प्रकृति तारे के कोर को कोलैप्स नहीं होने देगी। लेकिन वे सब गलत थे और चंद्रशेखर द्वारा दिया गया सिद्धांत सही था। दिसंबर 1967 को थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने इस रहस्यमयी ऑब्जेक्ट यानी उन डार्क स्टार्स का नामांकन किया। उनका नाम रखा गया ब्लैक होल। ब्लैक क्योंकि ये हमें पूरी तरह काला दिखाई देता है और होल इसलिए क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता।
ब्लैक होल के ऊपर कई सिद्धांत लाए गए, लेकिन आज तक कोई इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। तो अब तक आपने ब्लैक होल के हिस्ट्री को जाना, परंतु क्या ब्लैक होल को वाकई में देखा गया है? और अगर हाँ तो कैसे? हम तो इसे डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। फिर कैसे वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को देखा? तो ब्लैक होल अब तक केवल थ्योरीज में ही था और अधिकांश लोग ये मानते थे कि प्रकृति में ऐसी कोई चीज संभव नहीं है। लेकिन जल्द ही लोगों की ये सोच बदलने वाली थी जब साल 1962 में एरोबी रॉकेट्स के साथ एक्सरे डिटेक्टर्स को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य चांद से आने वाली एक्सरेज को देखना था, परंतु इसके जरिए अंतरिक्ष में चारों ओर से आने वाले हल्के एक्सरेज को ऑब्जर्व किया गया। लेकिन इसी के साथ वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में एक निश्चित दिशा में एक्सरे का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स मिला, जो कि स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित था, जिसे नाम दिया गया स्कॉर्पियस X1। ये पहला देखा गया एक्सरे सोर्स था। ये वाकई में बहुत अनोखा था, क्योंकि एक्सरेज को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और गर्मी की आवश्यकता होती है, और स्कॉर्पियस X1 जो कि हमसे कई प्रकाश वर्ष दूर था, उससे आने वाली एक्सरेज को देखकर ये पता चला कि उस स्रोत से बेहद अधिक मात्रा में एक्सरेज एमिट हो रही थी। और ऐसा हो रहा था क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की एक्सट्रीम ग्रेविटी उसके पास मौजूद तारे से निकलने वाले पदार्थों को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रही थी, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। वो कंपेनियन ऑब्जेक्ट बहुत छोटा और बहुत ही डेंस था। वो जो कुछ भी था बहुत अजीब था। इसके बाद 12 दिसंबर 1970 को उहुरु एक्सरे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष से आने वाले एक्सरेज की मैपिंग करना था। इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में 339 एक्सरे सोर्सेस मिले, जिनमें से कुछ गैलेक्सीज थे, कुछ सुपरनोवा के अंश थे, लेकिन अधिकांश स्रोत एक्सरे बाइनरी स्टार्स के रूप में थे, जहां एक तारे की रोशनी उसके कंपेनियन न्यूट्रॉन स्टार द्वारा सोख लिया जा रहा था, जिसके कारण एक्सट्रीम एनर्जी का निर्माण हो रहा था और एक्सरेज एमिट हो रहे थे। लेकिन इनमें से एक स्रोत थोड़ा अलग था, सिग्नस X1। ये स्रोत बाकी के बाइनरी सोर्सेस से अलग थी। न्यूट्रॉन स्टार्स, जो कि एक मैसिव स्टार के सुपरनोवा के बाद बनता है, इनका मैस 1.4 सोलर मैसेज से 2.16 सोलर मैसेज के बीच होता है। परंतु उहुरु के डेटा के अनुसार सिग्नस X1 में तारे का जो कंपेनियन था, उसका मैस 5 से 8 सोलर मैसेज के बराबर थी, यानी हमारे सूरज के मैस का 5 से 8 गुना। यह ऑब्जेक्ट एक स्टेबल न्यूट्रॉन स्टार के लिमिट से बाहर का था, और बाद में और अच्छे से पढ़ने के बाद ये पता चला कि उस तारे के कंपेनियन का मास 10 सोलर मैसेज के बराबर थी, और ये कुछ और नहीं बल्कि एक ब्लैक होल ही हो सकता था। तो इस तरह से खोज हुआ ब्लैक होल्स का। ब्लैक होल को हम डायरेक्टली तो नहीं देख सकते, लेकिन इसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर पड़ने वाले गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से हम इनकी खोज कर सकते हैं। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि ये अपने आसपास के सारे धूल और गैस, सारे मैटर को अपने अंदर खींच लेती है, और इस प्रोसेस में मैटर इसके चारों ओर इतनी तेजी से घूमते हैं कि इससे एक्सट्रीमली हाई एनर्जी का निर्माण होता है, और इससे एक्सरेज के जेट्स बाहर निकलते हैं। वाकई में ब्लैक होल बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं जब भी इनके बारे में पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। परंतु ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होता है जब ब्रह्मांड के दो दैत्याकार दानव यानी ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल आई एम कौशिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।